नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हर रोज की तरह आज का भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12th वायो। जैसा कि पिछला वीडियो हमारा जो अभी अपलोड हुआ जिसमें आपने पढ़ा था लैमार्कवाद, ठीक है, उसी से संबंधित एक और आगे का उसी का टॉपिक डार्विनवाद। आपने लैमार्कवाद में हमने आपको बताया था, उसमें जो वैज्ञानिक लैमार्क हुए तो उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। ठीक इसी प्रकार से आपके ये डार्विन जो वैज्ञानिक हुए हैं, आज इन पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या बताया। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपका। इनकी धारणाएं, अवधारणाएं, इनकी जो है विरोध करने वाले वैज्ञानिक समर्थन वैज्ञानिक और कुछ अन्य तत्व भी उनसे होंगे, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा आज के टॉपिक पर। देखिए डार्विनवाद, डार्विनवाद क्या है? देखिए जैव विकास पर सबसे पहले जो आपका एक सिद्धांत दिया था वो लैमार्क थे। जैव विकास पर जो पहला सिद्धांत दिया था वो आपके वैज्ञानिक लैमार्क थे। लेकिन दूसरा सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आपके डार्विन, जिनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है, जिनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। तो आप देखेंगे उसको कैसे, क्या जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद कहलाता है। डार्विनवाद क्या कहलाता है? जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत आपका डार्विनवाद कहलाता है। पहला सिद्धांत लैमार्कवाद, दूसरा सिद्धांत आपका डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपके दो वैज्ञानिक हैं, अंग्रेजी वैज्ञानिक जो कि विदेश के वैज्ञानिक हैं, दोनों के दोनों, एक बैलेस और डार्विन, इनके जो पूरे पूरे नाम हैं तो उन पे भी चर्चा करेंगे अभी हम। तो आपके बैलेस और डार्विन, इन्होंने जो है इस पर कुछ सिद्धांत दिए हुए और चर्चा की हुई है, बताया है कि जो है कि जो आपका डार्विनवाद मतलब ये दो दिया गया है कि उनकी वंशागति को लेकर के और कुछ अन्य तथ्य जो हैं जिनके बारे में आपके चार्ल्स डार्विन और आपके बैलेस ने बताया हुआ है। तो आइए जो जिस पर देखिए जो अध्ययन जो आपके कर रहे थे डार्विन, डार्विन क्या था कि डार्विन क्या है, एक विदेश के वैज्ञानिक है जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने जो है प्रकृति पर अध्ययन करना प्रारंभ किया और इन्हें एक अवसर प्रदान हुआ जिसपे जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बीगल नामक जहाज जो है विश्व स्तर पर जो होता है, विश्व स्तर पर सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है, विश्व स्तर पर सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है। जो विश्व स्तर पर जो एक बीगल नामक जहाज था, ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व स्तर पर सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता था। तो उस पर इनको एक अवसर मिला और इन्होंने सर्वेक्षण के लिए वहां से जब ये निकले तो इन्होंने बहुत सारे द्वीप और महाद्वीपों पर सर्वेक्षण किया, बहुत सारे जीवों के जो जीवाश्म से उनको एकत्र किया और उन पर अध्ययन किया। फिर उसके बाद अन्य जो है द्वीपों और महाद्वीपों पर पहुंचे जहां पर उन्होंने जो है जीवित प्राणी, उसी जाति के, उसी वर्ग के जीवित प्राणियों को देखा। तो उन्होंने यह पाया कि जो आपके जीवाश्म हमें प्राप्त हुए और वर्तमान में जो आपके जीव हैं उन सभी में क्या है कि भिन्नता है, उनमें क्या है, भिन्नता है। तो कहीं ना कहीं वो भी बताते हैं कि उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए होंगे और एक नई जनरेशन का निर्माण हुआ होगा, एक नई जो है प्रजाति का निर्माण हुआ होगा। तो ये सारी चर्चा आपकी जो है आज इसके वीडियो में हम करेंगे। तो आइए, तो आपके बैलेस नामक जो वैज्ञानिक थे वो क्या है, टी.आर. माल्थस, एक वैज्ञानिक हुए टी.आर. माल्थस, जिन्होंने क्या किया, आबादी पर लेख लिखा हुआ था जिसको बैलेस ने पढ़ा और बैलेस ने प्राकृतिक चयन या वर्ण का विचार धारण किया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपके टी.आर. माल्थस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो ये जो है पॉपुलेशन के ऊपर मतलब आबादी के ऊपर इन्होंने एक लेख लिखे हुए थे जिसको बैलेस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने पढ़ा और उनके मस्तिष्क में ये विचार आया, उनके दिमाग में ये विचार आया कि जो है कि प्राकृतिक चयन और वर्ण के बारे में जो विचार इनके मस्तिष्क में आया। फिर उन्होंने जो है इस पर कार्य, जैसे आगे देखिए फिर इसमें क्या, इस पर लेख डार्विन को भेजा और इन्होंने इस पर थोड़ा अध्ययन किया और एक लेख लिखकर, यही लेख जो है इसी पर एक लेख लिखकर अपने जो डार्विन उस टाइम उसी पर कार्य कर रहे थे उनको जो है एक लेख भेजा
और डार्विन को एक लेख भेजा क्योंकि दोनों के विचार सेम थे, डार्विन के भी और बेलेस के भी, डार्विन के भी और बेलेस के भी, दोनों के एक ही जैसे विचार थे। विचार का मतलब उनके कार्य करने की जो प्रक्रिया थी वो एक ही मार्ग पर चल रहे थे। दोनों क्या कर रहे थे कि प्रकृति में जो आपका वर्णवाद था, प्राकृतिक वर्णवाद जो था, उस पर ही दोनों कार्य कर रहे थे। तो इससे जो है उन्होंने एक लेख भेजा और ये डार्विन के पास पहुंचा, तो डार्विन ने उस पर अध्ययन किया। तो इनसे पता लगा कि जो है जो ये अध्ययन कर रहे हैं वही अध्ययन ये भी कर रहे हैं, बेलेस और डार्विन। ठीक है, आगे देखिए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये क्या, अभी जैसा कि हमने बताया डॉक्टर हॉन्सलो के साथ बीगल नामक जहाज पर विश्व सर्वेक्षण प्राकृतिक विज्ञान पर कार्य करने प्रारंभ किया। इन्होंने जो है प्राकृतिक विज्ञान पर कार्य करना प्रारंभ किया। इनको एक अवसर प्रदान हुआ जिस पर उन्हें डॉक्टर हॉन्सलो के नामक एक वैज्ञानिक हुए, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण, उस टाइम एक ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण जहाज चलता था, पानी वाला जो जहाज होता है उसका नाम था बीगल नामक जहाज चलता था। तो उस पर जो वैज्ञानिक जाया करते थे और सभी द्वीपों और महाद्वीपों पर जाकर जीवों का और जीवाश्मों का सर्वेक्षण करते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे। तो इनको अवसर प्रदान हुआ, तो इन्होंने वो प्रारंभ किया। और उसके बाद इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य, मतलब जो बीगल नामक जहाज चल रहा था उसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, मुख्य उद्देश्य क्या था उसका, गैलापैगोस द्वीप द्वारा सर्वेक्षण करना। मतलब गैलापैगोस एक द्वीप था, उस पर जीवों का सर्वेक्षण करना था, उनके बारे में जानना, निरीक्षण करना था, उनके बारे में, उनमें क्या परिवर्तन हुए, वहां जो जीवाश्म थे वो पहले कैसे थे और अब वर्तमान में जो जीव है वो कैसे। तो एक उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य ये हुआ करता था, जिस उस टाइम जो आपका बीगल नामक जहाज चलता था और उस पर जो वैज्ञानिक चलते थे। ठीक है, ये जो गैलापैगोस एक पहले जो है दक्षिणी अमेरिका का ही एक भाग हुआ करता था, जो उससे अलग हो गया बाद में। तो उसी पर ये सर्वेक्षण के लिए एक मुख्य उद्देश्य लेकर के चल रहे थे उस पर। ठीक है, अब अगर बात करें अवलोकन की, अवलोकन जो आपके डार्विन जे के जो अवलोकन है, उन अवलोकन की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है, इन अवलोकनों को इन्होंने कई प्रकार से अलग अलग प्रकार उनको दिए, अलग प्रकार के अवलोकन बताए। जैसे उन्होंने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि शुतुरमुर्ग की तरह ही पक्षी, जो शुतुरमुर्ग की तरह ही जो पक्षी थे वो दक्षिणी अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर पाए जाते थे, लेकिन उनपे क्या था, उनमें जो है समरूपता नहीं थी। उनमें क्या था, समरूपता नहीं थी। दक्षिणी अमेरिका के जो अलग अलग स्थानों, दक्षिणी अमेरिका के ही स्थान वही है दक्षिणी अमेरिका, लेकिन उसके अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों में समानता नहीं थी, मतलब समरूपता नहीं थी, समरूप नहीं थे, उनमें भिन्नता थी। तो जैसे एक एग्जांपल बताया, शुतुरमुर्ग की तरह ही एक पक्षी पाया जाता है जिसमें क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के थे, उनका जीवन यापन, खान पान, वो सारी चीजें उनकी क्या थी, अलग अलग तरीके की थी। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा अवलोकन इन्होंने बताया क्या, आर्माडिलो के जीवाश्मों में भिन्नता। आर्माडिलो के जीवाश्मों में भिन्नता, ये कहते हैं आर्माडिलो एक नामक एक जीव था, जिसमें क्या था, उन्होंने जो है वहां पर पहुंचने के बाद कुछ जीवाश्म इकट्ठे किए और उस पर निरीक्षण किया, और वर्तमान में जो आर्माडिलो थे उन पर निरीक्षण किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो जीवाश्म हैं और जो वर्तमान में आर्माडिलो हैं उनके और जीवाश्मों में बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब उनमें समानता नहीं थी, उनमें समानता नहीं थी। मतलब वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके रूप में परिवर्तन हुआ, उनके जो है नई जाति और नई संतति का उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे एक नई प्रजाति बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक और अवलोकन बताते हैं क्या, दो स्थानों का वातावरण समान होने पर भी जीवों में भिन्नता होती है। क्या, दो स्थानों का वातावरण समान होने के कारण भी, समान हो, वातावरण समान होता है, फिर भी वहां के जीवों में क्या होती है, दोनों स्थानों के जीवों में भिन्नता होती है। ये इनके अवलोकन है। तो ये इनके सारे अवलोकन हो गए। आइए कुछ और तथ्य हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे कि इनकी अवधारणाएं, इनकी अवधारणाएं, आइए इनकी अवधारणाओं पे बात करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इनकी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे हम कि इनकी अवधारणाएं कैसी। आइए देखते हैं। हाँ, मगर उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हो गया होगा आपका।
तो आइए इनकी अवधारणाओं पे बात करते हैं। तो दूसरी अवधारणा इसकी ध्यान रखेंगे क्या, जीवों की संख्या में स्थिरता। जीवों की संख्या में स्थिरता मतलब भले ही ये जो है बहुत अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कैसी रहती, स्थिर रहती। उतनी ही जीव इसमें से इतने ही उसके बच्चे जो है जीवन में सफल रहेंगे, जीवन संघर्ष में सफल रहेंगे, जितनी प्रकृति को आवश्यकता है। मतलब जितना उनका जो है जितने जीवों का पालन पोषण हो सकता है, खान पान उपलब्ध हो सकता है, जीवन संघर्ष में आपके सफल हो सकते हैं, उतने ही जीवन जो है उतने ही जीव उसके स्थिर रहेंगे। वही आपका क्या है दूसरा जो आपका अवधारणा है दूसरी, तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है क्या, जीवों की संख्या में स्थिरता। जीवों की संख्या में स्थिरता। तो तीसरा तथ्य देखेंगे आप क्या, जीवन संघर्ष। स्थिरता के बाद तीसरा जीवन संघर्ष। मतलब अब स्थिरता का मतलब क्या है, वही जीव जो है रह पाएंगे जो आपके जीवन संघर्ष में सफल हो जाएंगे। जीवन संघर्ष में सफल हो जाएंगे वही जीव जीवित रह पाएंगे, बाद बाकी तो खत्म हो जाएंगे, बाद बाकी तो खत्म हो जाएंगे। वही जीव जो है जीवित रह पाएंगे जो जीवन संघर्ष में सफल हो जाएंगे। अब जीवन संघर्ष भी 3 स्तर पर होता है, उनका 3 प्रकार से होता है। जैसे पहला देखेंगे सजातीय। सजातीय सजातीय जीवन संघर्ष। सजातीय जीवन संघर्ष का अर्थ यह है कि उनको अपने ही जाति के जीवों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अपने ही जाति के जीवों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो उसमें सफल हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी प्रकार का आपकी जीवन संघर्ष अंतर जातीय। अपनी जाति के अलावा जो अन्य जीव होते हैं उनसे जीवन संघर्ष करना पड़ता है। मतलब अब कुछ ऐसे जीव होंगे जो इनको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर वहां पर भी ये सक्षम हो जाते हैं, फिर तीसरे स्तर का आपका जो है वातावरणीय जीवन संघर्ष। फिर तीसरे स्तर का आता है आपकी जीवन संघर्ष वातावरणीय। फिर उनको वातावरण पर जो है वातावरण से संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब वातावरण के आधार पर उनको जो है खुद को अनुकूलित करना पड़ेगा। अगर ये खुद को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं तो ये जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही सारी चीज इनको क्या करती है, जीवन संघर्ष के अंतर्गत इनको करना पड़ता है। क्या, जातीय संघर्ष, अंतर जातीय, वातावरण से संघर्ष। तो यहाँ पर कुछ जीव जो है प्राणी जो है जो संघर्ष कर लेते हैं वो तो आगे रह जाते हैं, बाद बाकी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगली अवधारणा आपकी क्या, भिन्नताएं एवं वंशागति। भिन्नताएं एवं वंशागति। देखिए भिन्नताएं एवं वंशागति क्या होती है। भिन्नताओं एवं वंशागति का अर्थ देखिए क्या है कि सभी जीव जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं, केवल जुड़वा संतानों को छोड़कर। केवल जुड़वा संतानों को छोड़कर बाद बाकी जितने भी प्राणी होते हैं सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही चीज जो है उनको भिन्नताएं प्रदर्शित करती है। सिर्फ जुड़वा प्राणियों को छोड़ करके बात करना, एक अपवाद है इसमें। ठीक है। तो ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती है और धीरे धीरे ये लक्षण एकत्र होते रहते हैं। एकत्रित होकर के एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, भिन्नताएं एवं वंशागति। मतलब भिन्नताओं की वंशागति। भिन्नताओं की वंशागति। पहले थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, फिर उसके आने वाली संतति में और थोड़ा परिवर्तन, धीरे धीरे क्या हुआ, एक नई संतति का उत्पन्न होगा, नई प्रजाति उत्पन्न होगी। उसी को बोलते हैं क्या, भिन्नताएं एवं वंशागति। भिन्नताओं की वंशागति। ये भी देखिए 2 प्रकार की होती है। सतत वंशागति, सतत भिन्नता, या इसको बोलेंगे सतत भिन्नता। इसको बोलेंगे सतत भिन्नता। ये क्या, सतत भिन्नता क्या है, क्रमिक रूप से एक क्रम में परिवर्तन चलता रहे, उसको बोलते हैं सतत भिन्नताएं। ठीक है। और दूसरा असतत भिन्नताएं। असतत भिन्नता, इसमें क्या होता है, अचानक से परिवर्तन जो होते हैं, क्रम की मतलब क्रमिक रूप से नहीं चलते, अचानक से जो परिवर्तन होते हैं, एकदम से जो परिवर्तन दिखते हैं, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, सतत भिन्नताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सतत भिन्नताएं। तो इसी में अगली धारणा आप देखेंगे क्या, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण। देखिए प्राकृतिक वर्ण क्या है, प्राकृतिक वर्ण क्या है कि वही जीव जो है जीवित रह पाते हैं जो जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं। वही जीव जीवित रहते हैं जो जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं। इन्हीं जीवों को योग्यतम प्राणी भी कहा जाता है। और ये ही क्या होते हैं, आपके संतानों उत्पत्ति करने के लिए योगदान भी करते हैं।
ये ही जीव जो सफल हो जाते हैं, शेष रह जाते हैं जीवन संघर्ष में सफल होने के बाद, ये क्या योग्यतम प्राणी कहलाते हैं। ये उच्च योग्यता रखने वाले, मतलब सभी संघर्षों में सफल होने के बाद जो है ये आपके शेष बचे हुए, इसीलिए इनको योग्यतम प्राणी कहते हैं। और ये जो है संतान उत्पत्ति करने की, अपने जो है वंश को चलाने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक वर्ण। तीसरा देखेंगे, अंतिम देखेंगे वातावरण में निरंतर परिवर्तन। देखिए क्या होता है कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और जो जीव खुद को वातावरण के अनुकूल बना नहीं पाता है वो वहीं समाप्त हो जाता है। मतलब जीवन यापन के लिए जो भी जीव है उसको जो है अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाना ही पड़ेगा। अगर वो वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पाता है तो उसका जीवन का अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन का भी यही क्रम चलता है। उसको क्या होता है, स्थितियों के आधार पर खुद को ढालना पड़ता है। अगर नहीं ढालता है तो उसके आगे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जीवों को भी क्या करना पड़ता है, वातावरण के अनुकूल जो है खुद को परिवर्तित करना पड़ता है, अनुकूल करना पड़ता है। अगर वो वातावरण के अनुकूलित नहीं रह पाता है तो उसका जीवन का अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये इनकी अवधारणाएं हैं आपके डार्विन की। डार्विनवाद की कुछ अवधारणाएं हमने आपको 5-6 पॉइंट बताए हुए हैं। इसमें छोटे-छोटे से पॉइंट है, कुछ हमने ज़्यादा लिखा नहीं, बाद की हेडिंग लिखी है और हमने थोड़ा-थोड़ा सा आपको बोलकर बताया है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका डार्विनवाद। और हाँ, इस पे अगली आपका जो टॉपिक है इसमें वो हम आपको बताएंगे। इसमें क्या इसकी जो है आलोचनाएं। अब सीधी सी बात है कि हमने कहा, जैसा कि पिछले वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें मैंने बोला था कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई भी सिद्धांत देता है तो उसकी कुछ ना कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति आलोचनाएं भी करते हैं। तो वो आलोचनाओं पे बात करते हैं। आइए उस पर देखते हैं आलोचनाएं। तो आइए इनकी आलोचनाओं पर बात करते हैं। तो इनकी प्रथम आलोचना देखेंगे। पहली आलोचना क्या है, भिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारण पर प्रकाश नहीं डाला। जो जीव हैं उनकी जो भिन्नताओं की उत्पत्ति होती है उसका कारण क्या है, इसके बारे में इन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की आपके डार्विन ने। एक तो आलोचना ये रही इनकी, करते हैं वैज्ञानिक, अन्य वैज्ञानिक। दूसरी आलोचना देखेंगे आप क्या, संतानों में जाने वाली और न जाने वाली भिन्नताओं में भेद नहीं कर सके। क्या जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो भिन्नताएं पहुंचती हैं और जो नहीं पहुंचती हैं उनमें इन्होंने कोई भी विभेद नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। एक आलोचना आपकी निकल करके ये भी आती है। और तीसरी आलोचना देखेंगे क्या, अवशेषी अंगों का प्रयोग अधिक एवं कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी इन्होंने कोई भी तथ्य नहीं दिया, कोई भी इन पर जो है इन्होंने वार्तालाप नहीं किया, इसके बारे में कोई भी इन्होंने जानकारी नहीं दी। ठीक है, अगला देखेंगे, अगली आलोचना इनकी, जलीय जीवों एवं स्थलीय जीवों में जीवों के उद्भव की व्याख्या नहीं की इन्होंने। जलीय और स्थलीय जीवों के उद्भव की व्याख्या भी इन्होंने नहीं की हुई है। एक आलोचना इनकी ये हुई। और एक देखेंगे अगली, क्या संयोजी कड़ियों की व्याख्या नहीं कर सकी। मतलब जीवों की जो संयोजी कड़ियां होती हैं उनकी भी व्याख्या नहीं कर सके। एक अंतिम इनका और एक आलोचना है जो लिंग चयन के आधार पर, इनके आधार पर, डार्विन के आधार पर ये है, ये कहते हैं क्या कि स्त्री जो है वो सुंदर एवं आकर्षक पुरुष को ही पसंद करती है। मतलब सुंदर और जो पुरुष होता है उसी की ओर आकर्षित होती है, लेकिन पुरुष की ओर से कोई भी गतिविधि के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। एक आलोचना इनकी ये भी रहती है। तो आज का टॉपिक आपका डार्विनवाद, जो कि हमने आपको बताया, पूरी चर्चा हुई हमारे और आपके बीच में, हमने बताया और कम से कम तथ्य लेकर के हम यहाँ पर आए। बस आपके एग्जाम के हिसाब से कैसे आपको उसको लिखना है, क्या करना है, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक डार्विनवाद, और इससे पहले का वीडियो हमारा जो पड़ा हुआ है लैमार्कवाद, जरूर देखें एग्जाम से पहले। बहुत कुछ आपको इससे आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो इसे जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास सारी जानकारी पहुंचती रहे। चलिए आज का टॉपिक फिलहाल यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।